गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 5/8/2021 गुरुवार, बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। आज हम नाटक शिक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत में कथा शिक्षण के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने नाटकों के बारे में जाना और संस्कृत भाषा में कथा शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या होता है उनकी जानकारी, और बच्चों को हमने गद्य, पद्य और श्लोकों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है और उसके बारे में हमने उनको जानकारी दी। और आज हम आगे नाटक शिक्षण के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। नाटक का मतलब होता है एक रंगमंच बनाया जाता है, जिसमें एक नायक बनाया जाता है उस टीम का, और उसको रंगमंच एक पूरी उनकी टीम तैयार की जाती है, एक समूह, जिसके अंतर्गत एक सबको अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं। और नाटक का आशय यानी नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से हुआ है, नट धातु से, क्योंकि इसका अर्थ होता है नाचना, अनुकरण करना और अभिनय करना। ये सब नाटक के अंतर्गत किया जाता है। और यह नाटक धर्म, अर्थ और अर्थ की प्राप्त करने वाला होता है। और इसके अंतर्गत, नाटक के अंतर्गत लोगों को हंसाना और उनका मनोरंजन करना ही एक नाटक होता है। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य की महत्ता को समझाने के लिए उन्होंने कुछ इसका महत्व बताया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। न तच्छ गृहस्त्रम न तच्छी लमं न सा विद्या न सा कला न तद योगे न तत्कर्म नाट्ये यस्मिन् यनस्न दृश्यन्ते। यानी न तच्छ यस्त्रम न तच्छी कल्प, यानी न सा विद्या न सा कला न तद योगे न तत्कर्म नाट्ये यस्मिन् य न दृश्यते। यानी जिस व्यक्ति को न तो नाटक और न देखा हो और उस व्यक्ति का जन्म ही व्यर्थ है, यानी ऐसा कार्य भी निरर्थक है जो नाटक के रूप में प्रस्तुत न किया गया हो। यानी आचार्य भरत मुनि जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने नाटक नहीं देखा हो और नाटक के बारे में ही नहीं जानता हो, तो उसका जन्म लेना ही निरर्थक बताया गया है। यानी एक नाटक के बारे में तो आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। यानी नाटक का मतलब भी होता है रंगमंच, यानी लोगों को हंसाना, यानी उनका मनोरंजन करना, एक अभिनय करना। क्योंकि लोग अगर घर पर बैठे हैं और अवकाश है और छुट्टी पर रहते हैं, तो वो उस छुट्टी का उपयोग एक नाटक के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं कुछ नाट्य कला हो रही हो तो उस पूरे दिन का वो आनंद ले सकते हैं उस नाटक को देखकर। यानी आनंद, जिस आगे कहा गया है कि काव्येषु नाटक रम्यम, यानी काव्य को ही नाटक की रम्यता कहा गया है। और नाटक भिन्न रूपे चेने नश्य बहुधाप्यकम समासधनम, यानी नाटक को भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्य दिखाया जाता है। क्योंकि नाटक भी अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है, क्योंकि नाटक अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक तो नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, लोग आपस में बातचीत कर हंसी मजाक करते हैं। अलग अलग प्रकार के नाटक के भी अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग पात्रों के माध्यम से नाटक प्रस्तुत किया जाता है। अब कुछ नाटक के स्वरूप बताए गए हैं। नाटक के स्वरूप में दृश्य और श्रव्य काव्य, जिसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रख्यात इतिहास प्रसिद्ध, क्योंकि प्रख्यात को हम इतिहास प्रसिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा है उत्पाद्य, जिसमें कवि कल्पित की रचनाएं हुआ करती है। तीसरा हमारा है मिश्र, दोनों का मिश्रित रूप यानी मिला जुला रूप, और ये हमारे रूप बताए गए हैं। और इसके अंतर्गत आगे हम कुछ अलग अलग बिंदुओं से समझाया गया है।
जैसे सबसे पहला होता है हमारा संस्कृत प्रश्नोत्तरी। यानी संस्कृत प्रश्नोत्तरी क्या होता है, एक शिक्षक एक समूह बनाया जाता है, एक टोली बनाई जाती है, जिसमें बच्चों को एक एक बिंदु दिया जाता है। उस बिंदु के माध्यम से शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के बाद आपस में कुछ चर्चाएं की जाती, बच्चों में वार्तालाप हुआ करती है और उनमें जो बालक सही उसका आंसर बता देता है उसको प्रतिभागी घोषित कर दिया जाता है। दूसरा है हमारा अंत्याक्षरी। यानी अंत्याक्षरी में क्या होता है, बच्चों को रुचि होती है, श्लोक, कुछ गद्य पद्य, कुछ रचनाएं, जिसमें क्या है बच्चों को एक समूह बनाया जाता है। वो समूह के 2 भाग किए जाते हैं और उनमें क्या है बच्चों को किसको गाने का शौक होता है, किसको समूह गीत, और इसके माध्यम से किसी को श्लोक, अलग अलग रुचि होती है बच्चों को। फिर बच्चों को एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द के माध्यम से उस श्लोक का उच्चारण किया जाता है और बालक जब श्लोक का उच्चारण करता है तो दूसरे समूह का जो आखिरी शब्द होता है उस शब्द को पकड़ लिया जाता है और उस शब्द के माध्यम से दूसरे समूह के जो बालक होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अगले श्लोक प्रस्तुत करने का सिस्टम होता है और उसके माध्यम से वो बच्चे श्लोक प्रस्तुत करते हैं और फिर दोनों टीमों के अंतर्गत वाद विवाद होता रहता है और फिर जो बच्चा नहीं बोल पाता है तो सामने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। और तीसरा है हमारा सुभाषित। सुभाषित के अंतर्गत कोई बिंदु नहीं दिया जाता है, बच्चों की रुचि के अनुसार उसके माध्यम से बालक श्लोक, गद्य, पद्य, कुछ रचनाएं जो भी प्रस्तुत करना है, एक अध्यापक बालक की रुचि के अकॉर्डिंग बालक अपनी प्रस्तुति दे सकता है, जिससे क्या है बालक स्वतंत्र रहे और स्वतंत्र रहकर वो अच्छी तैयारी के साथ अपनी प्रस्तुति दे सकता है। श्लोक हो सकता है, उसमें गद्य हो सकता है, कुछ पद्य हो सकता है, कुछ आशुभाषण हो सकता है, कुछ नाटक की पंक्तियाँ हो सकती है। ये सब इस सुभाषित नामक इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। और चौथा है पहेलियाँ, क्योंकि बालक पहेलियों के अंदर क्या करता है, एक चुटकुले की तरह ही पहेलियाँ हुआ करती है। पहेलियों में बालक को आनंद आता है क्योंकि एक पहेलियों में क्या एक पंक्ति पढ़ लेता है बालक, उस पंक्ति को पढ़ने के बाद वो बच्चे विचार करते हैं, विचार करने के बाद फिर वो एक असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि इसका उत्तर ये हो सकता है, इसका उत्तर ये हो सकता है, क्योंकि या तो 2 शब्दों में लिखना होता है या 3 शब्दों में। फिर बालक लिख लेता है और दिमाग के अंदर अगर उनके मन में कोई प्रश्न उठ जाता है, उनको लगता है कि इस पहेली का सही जवाब यह होना चाहिए और हम यह लिख सकते हैं, तो फिर उस बालक को विजयी घोषित कर दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।